कि अगर इनको मराठी में इतना ही गर्व है तो आप ये अपनी अपनी मराठी संसद को अलग बना लें, हम लोग इनको दिल्ली नहीं आने देंगे। बोले जाओ तुम अपनी एक मराठी संसद बना लो, वहीं पर सारे मराठी सांसद बैठो। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बात कही थी, ये बात सांसद दुबे ने कही थी, तो उन्होंने कहा कि आप अगर इस तरह की हरकतें करोगे और यहाँ पर आओगे या उत्तर भारत में जाओगे तो लोग आपको दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर आओगे तो हम आपको डुबो डुबो के मारेंगे समुद्र में। तो आप देखिए कि दो बड़े नेता, समाज के ऊपर उठे नेता, समाज इनका अनुसरण भी करता है, आचरण भी करता है, इनको मानता भी है, जानता भी है, समाज में इनका स्थान है। लेकिन बात एक कह रहा है कि भाई इधर आओगे तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, और दूसरा कहता है कि तुम उधर आओगे तो समुद्र में डुबो के मारेंगे। अब बताइए कि कहाँ पहुँच गए हम। यहाँ पर जो अपना धंधा पानी के लिए गौर करने वाली बात एक और बता दूं मैं संजीव जी, कि महाराष्ट्र में भले ही उत्तर भारतीयों की पिटाई हो रही हो या दक्षिण भारतीय इडली वाले को पीटा गया हो, आज माफ़ी मंगवाई हो, लेकिन देश भर में ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मराठी नहीं है, मध्य प्रदेश में मराठी नहीं है, दिल्ली में मराठी नहीं है, या फिर दूसरे राज्यों में मराठी नहीं है, दक्षिण भारत में मराठी नहीं है। किसी भी मराठी के खिलाफ देश के किसी भी राज्य से कोई आक्रोश नहीं, कोई विद्रोह नहीं, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं, सब अपने अपने यहाँ खुशी से रह रहे हैं। लेकिन अगर मुंबई में ये नंगा नाच हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन? मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जो सारे में से जिस्ट आता है वो यही आता है कि मराठी लोग व्यापक रूप से सारी जगह पर सब स्टेट्स में हैं, परंतु फिर भी कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट का किसी भी भाषा को बोलने वाला वो मराठियों के अगेंस्ट लाठी नहीं उठा रहा, उनको मार नहीं रहा, उनको भगाने की बात नहीं कर रहा, उनपे कोई भी तरह दुराचार नहीं कर रहा। तो ये बताता है हमारी संस्कृति और हमारे लोगों की, आम लोगों की, जिनको हम कई बार रेडी वाला भी कह देते हैं, कई बार छोटी जाति, कई बार छोटी अपब्रिंगिंग से उठने वाले व्यक्ति को कह देते हैं कि जिनका रोजी रोटी बहुत जो है निम्न स्तर से होता है, वो भी किसी के ऊपर हाथ उठाने की, क्योंकि ये मराठी है, ये हमारी पिटाई कर रहा है, ये वहां पर हमारे भाइयों को, बहनों को जो तांडव कर रहे हैं उनके साथ, तो हम इनके अगेंस्ट इस स्टेट में इनको रहने नहीं देंगे। ये पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हो रहा। ये इस बात का एग्जाम्पल है कि आम जनमानस कितना समझदार है कि ये सब चंद वोटों की राजनीति का एक जो है प्रकटीकरण हो रहा है महाराष्ट्र में। तो इसको लेकर भी सिर्फ एक परिवार के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, और ऐसे परिवार के लोग जिनके परिवार के मुखिया और जिन्होंने इस परिवार पार्टी को बनाया, जिनके नाम से परिवार जाना जाता है, उन्होंने कभी ऐसा दुष्कर्म नहीं किया। तो ये आम जनमानस की समझदारी और भारतवर्ष का अटूट विश्वास संघीय ढांचे पर ये बताता है कि हम सब लोग बहुत अपब्रिंगिंग हैं, अपडेट हैं। हमें किसी तरह की इस तरह की लड़ाइयां करके, इस तरह के हल्के झगड़े करके, ये चंद वोटों के लिए जो इस तरह का मराठा जो साम्राज्य इस्टेब्लिश करने की ये इस तरह से दर्शन लोगों को पिटाई करके दिखाना चाह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ऐसा सच नहीं है। ये आप जो है जो करना चाह रहे हैं, जो देश में इस तरह की आस्था लोगों के मन में आपस में तरह के मन मुटाव फैलाकर बहलाना चाह रहे हैं, लोगों को बहलाना फुसलाना चाह रहे हैं, लोग आपके बहलाई फुसलाई में नहीं आने वाले। और आप देख लीजिएगा जिस काम के लिए लोग सब कर रहे हैं, इनको उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला, बल्कि इनको उसका नुकसान होने वाला है। उसका लाइव एग्जांपल अगर कोई बैरोमीटर है वो यही है कि और जगह मराठा, जो मैंने आपको भी डिटेल में कहा कि मराठाओं के अगेंस्ट कोई किसी ने कमर नहीं कसी है, महाराष्ट्र मराठा बोलने वालों के अगेंस्ट किसी ने कमर नहीं कसी है। ये एग्जांपल है अपने आप में इस बात का कि इनकी पूरी राजनीति, रणनीति, वोटों की नीति फेल हो चुकी है। मेरे साथ सोहेल काजमी साहब हैं। सोहेल काजमी साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश हम ये करेंगे कि महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है, मुंबई में विवाद चल रहा है, भाषा विवाद चल रहा है, और दो भाई एकजुट आ चुके हैं। स्वाभाविक तौर पर उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक गई है, तो मराठी मानुष के नाम पर वो अपनी ज़मीन को पाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की है, लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी के जिम्मे है, गृह मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, बावजूद लोग पिट रहे हैं। और पुलिस में जो एक सत्ता का इकबाल होता है ना, पुलिस का जो एक इकबाल होता है कि किसी की हिम्मत नहीं होती एक घटना घटने के बावजूद, यही घटना भी बिहार में हो जाए, उत्तर प्रदेश में हो जाए, मध्य प्रदेश में हो जाए, उत्तराखंड में हो जाए, तो जनाब बुलडोज़र चल जाएगा, घर भी गिर जाएगा,
लेकिन यहाँ ना बुलडोज़र चल रहा है, ना घर गिर रहा है, ना किसी को डर लग रहा है, ना किसी को खौफ हो रहा है, और चटाचट चाटों की आवाज़ आ रही है, लेकिन इन चाटों की आवाज़ की गूंज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए सर, मुझे लगता है कानों तक पहुंच रही होगी और कोई ना कोई रणनीति जरूर बना रहे होंगे। नहीं, देखिए क्या रणनीति, क्या मतलब हम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है क्या? कितनी नहीं, रणनीति बनाने की जरूरत है, जरा मुझे बताइए। मतलब दो देशों के देखिए, बीच का युद्ध है क्या? देखिए मनोज भाई, पाकिस्तान के अंदर घुसकर देखिए, हमने आतंकवादियों के ठिकाने उड़ा दिए। हमने अपने घर के अंदर जो गुंडे बैठे हुए हैं, जो भाषा के नाम पर देश को बांट रहे हैं, समुदाय को बांट रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, उसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से यह तमाशा चल रहा है। देखिए मनोज भाई, सारी चीजें जैसे संजीव साहब ने कहा कि सारी चीजें वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। टोटल फेल्योर तो है। अगर छोटा सा इंसिडेंट भी होता है तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इमीडिएट प्रॉम्प्ट एक्शन करना चाहिए। लेकिन जो इलेक्शंस की जो एक बीमारी है और वोटों का जो लालच है, वो कहीं ना कहीं रणनीति बनाने पे एक दूसरे को मजबूर करता है। आप देखिए, दोनों भाई जो है आइडियोलॉजिकल एक दूसरे से फार अपोजिट है। दोनों की जो बॉडी लैंग्वेजेस है बिल्कुल फार अपोजिट है। और आपने देखा होगा कि दोनों की जो जमीन खिसकती हुई महाराष्ट्र में दिख रही है, उस जमीन खिसकने के चक्कर में ये दोनों भाई इकट्ठे हो रहे हैं और बिना सहमति के, बिना आइडियोलॉजीज के ये दोनों एक बात को पे काम करना चाहते हैं, एक रोड मैप की तरह काम करना चाहते हैं। जहां इनके वालिद साहब जिस चीज को प्रोपोगेट करते थे, मराठी लैंग्वेज और ये सब चीजें, लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज वो चलेगा नहीं, वो नरेशन चलेगी नहीं। आपने देखा कि लोगों ने अपने वोट के बलबूते पे मजबूत से मजबूत सरकार को गिरा दिया और दूसरी सरकार वहां पे ले आए। वहां पे चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन लोगों के वोटों के जरिए ही वहां से सब चीजें हो रही हैं। इसके बीच में भी आपने देखा होगा कि आपने एक कोशिश की कि रात सुबह 5 बजे एक सरकार बनाने की कोशिश की, अपनी पावर को पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं चला। 11 साढ़े 11 बजे वो सरकार डिसॉल्व होगी। देखिए, डिक्टेटरशिप से या जोर जबरदस्ती से आप किसी चीज को एक बार तो उसका मजा ले सकते हैं, लेकिन आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। लोगों के दिलों पे आप राज नहीं कर पाते हैं और लोग सरप्रिय होते हैं किसी भी जमहूरियत में। और महाराष्ट्र भी एक बड़ा सिविलाइज्ड शहर है और वो भी भारत की हर जबानों के साथ वहां फरोग करता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, बड़ा अफसोस है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो भी हैं, उनका जो भी होम मिनिस्ट्री है वहां पे, उसको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। और जो सिविल सोसाइटी के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो इन चीजों पे हमेशा बात करते हैं या इन चीजों को उठाते हैं, उनको कुछ ना कुछ इकट्ठे होके महाराष्ट्र की इस मुसीबत के लिए इकट्ठे होके आगे आना चाहिए और जंग लड़नी चाहिए सरकार के साथ कि ये फसादात जो हैं यही कहीं पे इनको कर्व किया जाए या इन पे रोकथाम करने की कोशिश की जाए, या कोई स्ट्रिक्ट लॉज महाराष्ट्र में लाए जाएं जो जबान के आधार पे सोसाइटी को तोड़ते हैं या मजहबी आधारों पे तोड़ते हैं। तो मुझे लगता है एक मैकेनिज्म जो है फोर्सिबली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और महाराष्ट्र की सरकार को भी, अगर महाराष्ट्र की सरकार को प्रॉब्लम आती है कुछ इंट्रोड्यूस करने में, तो वो मरकज की हेल्प ले सकती है, क्योंकि मुंबई जो है वो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की। तो इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें जो हैं, ये तो फ्रस्ट्रेट हैं दोनों भाई। इनको तो पता है कि आने वाला रणनीति जो सियासी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ये सोच रहे हैं। लेकिन बाकी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको एकजुट होकर इस मुसीबत से आम शहरी को, आम गरीब इंसान को, हिंदुस्तानी को निजात दिलानी चाहिए। फाजिल अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फाजिल अहमद साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। असल में भारत के चुनाव लड़ने की कलाएं होती हैं और अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी कलाएं हैं और इस कारण वो चुनाव जीतती है। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां आरोप भी लगाती हैं, लेकिन मुंबई बीएमसी के मामले पर दोनों भाइयों ने या ठाकरे ब्रदर्स ने ये जो भाषा का कार्ड खेला है, बीजेपी थोड़ा उलझ सी गई है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। राज ठाकरे की कुछ बातें हम चला रहे हैं। वो ये कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि उत्तर भारतीयों को हम लोग पीट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। गुजरात से जब बिहारियों को भगाया गया तो क्या किया? उस वक्त तो कोई विरोध नहीं हुआ। 2 बार बिहार के लोगों को भगाया गया। देखिए, उन्होंने नब्ज पकड़ ली बिहार चुनाव। और यह भी आरोप लगाया राज ठाकरे के द्वारा कि जिस व्यक्ति ने बिहारियों को पीटकर 2 बार भगाया गुजरात से, उस व्यक्ति को बीजेपी ने विधायक का टिकट दिया और विधायक बना दिया। अब मुंबई अगर कनेक्ट हो रहा है तो कनेक्ट बिहार को भी कर दिया गया। और शायद यही कारण है
कि सरकार दबाव में है, वो इस ट्रैप में फंस गई है कि वो हिंदी का प्रस्ताव अगर वापस लिया तो इसी कारण से लिया कि मराठी वोट ऐसा ना हो हाथ से खिसक जाए, क्योंकि अगर बीएमसी के चुनाव होंगे तो बीएमसी के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर मराठी वोट है। तो इसलिए सरकार 2 कदम आगे तो बढ़ा रही है लेकिन दोनों कदम पीछे भी खींच ले रही है। मनोज जी, सरकार इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये बेवजह का डरना है। मराठी हो, सबके अंदर एक दिल है और भारत के प्रति सभी की आस्था है। हमारा देश एक है, एक विशाल शरीर है, ये सभी इसके हाथ हैं, कान है, नाक है, हाथ मुंह पैर सब कुछ है, ये कुछ अलग नहीं है। रहा सवाल गुजरात की बात आप कर रहे हैं, तो गुजरात में भाषा के सवाल पर कभी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, कोई निजी मामला ऐसा तो दिल्ली में भी एक विधायक जो है मुर्गा की दुकान पर जाकर के तोड़फोड़ किए, बाद में मालूम चला कि वहां भी हफ्ता वसूली का सब मामला था। तो ऐसा तो दिल्ली में भी होता रहता है। कई भाजपा के विधायक जो है दिल्ली के अंदर नॉनवेज मत खाओ, तो मुर्गा मत बेचो, यहाँ अपना नाम लिखो, कौन हो तुम उसकी पहचान, ये सब चीजें तो होती रहती हैं। अभी आपने कावड़िया में भी देखा, तो ये तो पूरे देश में बीजेपी जो है इसी की पॉलिटिक्स करती है। अब बीजेपी के जमाने में ज्यादा होता है, लेकिन कहीं भी भाषा के सवाल, दिल्ली में ठीक है वेज नॉन वेज पर आपकी अपनी कुछ हो सकती है, लेकिन जिस तरह का गंदा खेल महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर, सिर्फ मुंबई में होता है, बाकी महाराष्ट्र में नहीं होता है। मुंबई में जिस तरह का ये गंदा खेल खेल रहे हैं कि भाषा के सवाल पर जब मारपीट करना, ठीक है हमारा देश है, 2 भाई एक घर में आपस में लड़ाई करते हैं, एक ही बाप की 2 संतान है, उनके अंदर भी गोलियां चल जाती है एक दूसरे के प्रति, वो बात तो समझ में आती है कि ठीक है हम एक जगह रह रहे हैं तो कुछ हमारी, जब बर्तन 2 होते हैं तो आपस में थोड़ा टकराते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन भाषा के सवाल पर आप किसी को नीचा दिखाएं, किसी को मारे पीटे। अभी देखिए, ये पहले रेडी पटरी की बात होती थी, अब यस बैंक के मैनेजर के मारपीट हुई। अगर जिस दिन ये अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी के घर पे ये लोग पहुंच जाएंगे, उस दिन सरकार जाग जाएगी, उस दिन सरकार अपना पावर दिखा देगी, तब कानून भी सक्षम हो जाएगा, तब सरकार भी सक्षम हो जाएगी। लेकिन इस अभी जब तक जो है ये मिडिल क्लास तक है, लोअर क्लास तक है, जो कम बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं उनके ऊपर है, तब तक सरकार को भी नहीं सूझ रहा है। लेकिन जब ही ये लड़ाई, देखिए आग लगती है तो सारे घर जलते हैं, वो आग नहीं पहचानती कि हिंदू कौन, मुस्लिम कौन, मराठी कौन, उत्तर भारतीय कौन। जब ये इनकी गुंडई और इनकी सरकसई जो है अमिताभ बच्चन के घर तक पहुंच जाए, और पहुंचेगी, आज नहीं तो कल ये पहुंचेगी। और गुजराती है फैमिली है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी सब तो गुजराती हैं, कोई मराठी नहीं है इसमें। तो जब इनके घर पे ये लोग हमला करेंगे, तब यही पुलिस आप देखिएगा कि कितनी चाक चौबंद हो जाती है, तब यही सरकार कहेगी कि ये गलत हो रहा है। आज आंख इसलिए बंद किए हैं कि अभी आंच गरीबों पे आ रही है, अभी आंच कमजोरों पे आ रही है, अभी आंच जो है ऐसे लोगों पे आ रही है जिनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये आग लगी है, निश्चित रूप से जान लीजिए कि एक दिन अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के घर पे भी ये लोग हमला करेंगे। तब आप देखिएगा कितना तेजी से इनके अंदर चेतना जागती है, तब संविधान की याद आने लगेगी। लेकिन इस देश में जो उद्योगपति, जो कमजोर गरीब के प्रति जो नफरत, देखिए हमारा देश ना गरीबी से परेशान नहीं है, गरीबी के नाम पर गरीबों को जो अनादर होता है, जो गरीबों का जो अनरिस्पेक्ट किया जाता है, उससे देश परेशान है। हमारे पास पैसा रहे ना रहे हमको कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो इस बात के लिए हमारा अपमान किया जाता है कि मैं फटी चप्पल पहना हूं, कपड़े पुराने पहने हैं, हम दिखने में गरीब जैसे दिखते हैं, हम ठेले पर फल बेचते हैं, हमारा इस देश के अंदर चतुर्थ श्रेणी में नाम आता है, लोग कहते हैं हम लोअर क्लास हैं। इस बात से बहुत तकलीफ होती है आम गरीब आदमी को। गरीब आदमी को अपने पैसे से या गरीबी से या परेशानी से कोई परेशानी नहीं है, वो झेल लेता है इन सब चीजों को। लेकिन जब उसका अनादर किया जाता है, जब उसका अनरिस्पेक्ट किया जाता है, जब उसको गरीब के नाम पर, गरीबी के नाम पर उसको सताया जाता है, आप सोचिए कि थाने में गरीब जाता है उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। जब तहसीलों में, ब्लॉकों में, जब सरकारी दफ्तरों में गरीब जाता है फटी चप्पल और मैला कपड़ा पहन के, तब उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। वो राजनेता, आज किसी भी विधायक के दरवाजे चले जाइए, आप किसी सांसद के घर चले जाइए, केवल गरीब लोग वहां मिलते हैं अपने दुख की बात करने के लिए। किसी को राशन नहीं मिला तो किसी को पेंशन नहीं मिली, किसी ने, पुलिस ने किसी को अत्याचार कर दिया। ऐसे ही ज्यादातर 99% लोग जनप्रतिनिधियों के ऐसे ही बेचारे उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हम नेताजी हमारा कुछ भला कर देंगे। नहीं तो कोई अमीर आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई बड़ा आदमी, कोई किसी नेता के नहीं जाता है। आप किसी भी विधायक, पूरे देश के सभी विधायक, क्या उत्तर प्रदेश, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या बंगाल, आप किसी जनप्रतिनिधि दरवाजे जाइए, केवल गरीबों की भीड़ लगती है वहां। तो ये भीड़ लगाने के लिए इनका एक पॉलिसी है कि भाई गरीब को सताओ, गरीब को गरीब बनाए रहो।
ताकि हमारे दरवाजे पे भीड़ कौन लगाएगा, हमारी राजनीति कैसे चलेगी? ये एक बहुत बड़ी समस्या है मनु जी। मैं तो इस देश में एक ही समस्या देखता हूं कि गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी के नाम पर जो गरीबों पर अत्याचार होता है, जो गरीबों पर अनादर किया जाता है, जो गरीबों को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, ये बहुत तकलीफदेह बात होती है।